जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके रेलवे हो, बिहार एसएससी हो या किसी भी प्रकार के अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, या आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये प्रश्न बहुत ही कम देने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस एमसीक्यू को कवर करेंगे, केवल 15 ही प्रश्न नहीं बल्कि इस 15 की मदद से हम इनसे कम से कम 4 गुने प्रश्न को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपको एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से इनका हम लोग ऑपरेशन करेंगे, जो कि आपको अदर भी क्वेश्चन बन जाए और एग्जाम के लिए आपको बेहतर रह सके ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बिना देर के इस प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो आज टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है कि टॉप एमसीक्यू होगा, वो भी किसका, तो साइंस का टॉप एमसीक्यू, जो कि आप रेलवे का, देखिए रेलवे में चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या आप इसमें ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, देखिए कोई भी चीज अगर रेलवे डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं एएलपी जैसे चीजों की भी, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और ध्यान से प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जरूर आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है साइंस में टॉप एमसीक्यू, और एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आपका पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होती है। ठीक है, प्रश्न है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होती है। तो ऑप्शन सुनेंगे आप लोग। पहला ऑप्शन शून्य दिया है, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा अपरिमित और चौथा क्या है, धनात्मक। ठीक है, तो ये किस प्रकार का लेंस है, तो आपका लेंस है अवतल, और इसमें आपको इनकी नाभिकीय लंबाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, ये भी कमेंट करके आप जो भी हो इसमें लिख करके जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको इनका थ्योरी समझाते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि लेंस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, देखिए अवतल लेंस क्या है कि अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, किस लेंस में, अवतल लेंस में, तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो अवतल लेंस में कैसा बनेगा, आभासी, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं काल्पनिक। और जब कोई प्रतिबिंब आभासी हो या काल्पनिक, उनका आकार कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस के अंतर्गत जो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो आभासी होता है या काल्पनिक होता है, और वो कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, और हम इनके प्रतिबिंब की अगर बात करें उत्तल लेंस का, तो इनका प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक प्लस आभासी, दोनों प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि किस प्रकार के लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या जवाब देंगे, तो उत्तल लेंस। देखिए जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो देखिए एक चीज तो ये हो गया। अब हम बात करें अवतल लेंस के चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, किनके बारे में, तो चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करें तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, इनसे याद रखिएगा कि अवतल लेंस का सभी पार्ट 90% तक, ठीक है, कितना परसेंट तक, 90% तक वो किसमें होता है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस का 90% चीज क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे अगर हम इसमें बात कर ले कि अवतल लेंस में वस्तु की दूरी, तो ये भी किसमें होगा, तो नेगेटिव। ठीक है,
प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब का दूरी भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और फोकस दूरी की बात करें, ठीक है, कौन सा, तो फोकस दूरी की बात करें तो ये भी क्या होगा, तो निगेटिव होगा। आवर्धन भी क्या होगा, तो इनका आवर्धन भी निगेटिव होगा। यानी देखिए अवतल का लगभग सभी चीज क्या है, निगेटिव। जब इसी चीज को आप इस ओर लाएंगे तो वो किस में मिलेगा आपको, तो पॉजिटिव मिलेगा। तो अब आप प्रश्न पढ़ लीजिए और आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो देखिए कारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस का क्या नाभिकीय लंबाई अर्थात फोकस दूरी जो होती है क्या वो शून्य होती है, नहीं, ऋणात्मक होती है। तो देख लीजिए अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। जबकि इसकी बात करें देखिए ये भी नहीं होगा, धनात्मक तो होता ही नहीं है। तो अतः इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए ये था अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। अगर हम और इसमें बात करें तो अवतल लेंस का उपयोग अगर मानव के आंख की बात करें तो मानव के आंख में कौन सा लेंस होता है, तो ये तो सबको पता है कि मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आंख के अंदर कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कौन सा लेंस, मानव आंख में किस प्रकार का लेंस है। चलिए तो 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग डील कर रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन बांटती है, एक था आपका ऑप्शन क्या, अपवर्तन, एक क्या था, परावर्तन, दूसरा क्या है, प्रिज्म, और तीसरा क्या है, तो विकिरण। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन है जो सूर्य के रंगों को विभिन्न रंगों में बांट रही है, तो वो कौन है आपका प्रिज्म। जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ा तो इसमें क्या हुआ, तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। और अपवर्तन के बाद प्रिज्म से कितने रंग निकल करके आए, तो टोटल आपका 7 रंग निकल करके आया। ठीक है, तो एक विबजियोर इसको लिखना है, याद रखिएगा, VIBGYOR। इसी की मदद से आप इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा रंग का झुकाव सर्वाधिक है और किस रंग का झुकाव सबसे कम है, इसको कर सकते हैं। देखिए अब यहां से जो प्रश्न बनता है तो आप उनको एक एक करके सुनिए। सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटती है कौन, तो प्रिज्म बांटती है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, किस चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इनको हम लोग हटा दिए। अब पढ़िए आपका अगला प्रश्न जो है 3 नंबर क्या लिखा गया है। तीसरे प्रश्न में किसी माध्यम में प्रकाश की किरण के झुकाव को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण का झुकाव क्या कहलाता है। पहला है अपवर्तन, दूसरा है प्रसार, तीसरा है प्रतिबिंब और चौथा है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें टिक करना है। तो चलिए हम लोग इनको पहले समझते हैं, इनका थ्योरी क्या है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये 2 माध्यमों को अलग करने वाली कोई रेखा है, ऊपर जो है हवा है। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं कौन सा माध्यम, तो विरल माध्यम मानते हैं। और नीचे जो है हवा से अधिक वाले ज्यादा घनत्व वाला माध्यम है, तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, तो ये आपका हो गया सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गया। जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये थोड़ी सी झुक करके आती है। कहने का मतलब जब प्रकाश विरल से सघन में आवे तो अपने अभिलंब की ओर क्या करती है,
तो मूर्ति है। और देखिए प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चला है तो क्या प्रकाश में झुकाव हुआ है? तो प्रश्न भी पढ़ लीजिए वही है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? तो इस झुकाव की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब इस 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अपवर्तन इनका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितने? तो 4 की ओर। तो आप लोग बताएंगे कि सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है, सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं किसके कारण? या कभी लिखा रहता है कि तारा टिमटिमाते नजर आता है किसके कारण? तो आप लोग इनका जवाब देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे हमें क्या होते हैं? तो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना? 4। इस ऑप्शन जो है इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए आपके पास प्रश्न संख्या 4 है। क्या कारण? न्यूनतम संभव तापमान क्या है? मतलब कम से कम, न्यून से न्यून तापमान कितना होगा, इनके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पहला ऑप्शन आपका है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या करना है, आपसे न्यूनतम तापमान पूछा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। पहली चीज, अधिकतम तापमान, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसकी सीमा भले ना निर्धारित हो, लेकिन न्यूनतम तापमान की, ठीक है, इसकी सीमा क्या है? तो निर्धारित है। और वो कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। तो पूछेगा बताइए अधिकतम ताप कितनी होगी? तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान की सीमा कितनी होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहीं से आप कुछ प्रश्न को जान लीजिए। तापमान की एसआई इकाई, ठीक है, एसआई इकाई क्या है तापमान का? तो तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो केल्विन होती है, ठीक है। और केल्विन को कैपिटल में के लिखा जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं? तो 273.15 केल्विन होते हैं, ठीक है। अगर हमें T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो 273 में T डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो ये जो रिजल्ट मिलेगा आपको किस में मिल जाएगा? तो केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस को किस में बदल रहे हो? तो केल्विन में। तो केल्विन आपका निकल के आ जाएगा। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये भी इस तापमान मापने की क्या है? इकाई है, सेल्सियस और कौन सा? फ़ारेनहाइट। तो C और F में एक संबंध होता है, ठीक है। तो कौन सा संबंध है उनके बारे में जानते हैं। तो F बराबर होता है 9/5C प्लस कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। यही दोनों में क्या है? संबंध है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होती है? तो बोलेंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 5 की ओर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से
किया जाता है। रेडिएटर, ठीक है, आप लोग जो सुने भी होंगे ये नाम, कि गाड़ी को ठंडक उत्पन्न करने के लिए गाड़ी का मशीन जो चलता उसके अंदर वो गर्म ना हो, इसके लिए गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगाया जाता है। और रेडिएटर में किसको भरा जाता है? तो जल को भरा जाता है। तो जल ही क्यों भरते हैं, क्या वजह है रेडिएटर में जल भरने का? तो कहता है निम्न घनत्व के कारण। क्या? तो आपका है पहला ऑप्शन निम्न घनत्व, दूसरा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता है क्या, तीसरा निम्न क्वथनांक और चौथा संघनन। अगर हम लोग बात करें देखिए घनत्व का, तो घनत्व जो होते हैं वो द्रव्यमान बटे क्या होते हैं, आयतन होते हैं। तो देखिए इनका इस रेडिएटर से कोई लेना देना नहीं है। घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो केजी प्रति क्या होगा, मीटर क्यूब। कभी कभी एग्जाम में घनत्व का डायरेक्ट एसआई मात्रक ना पूछ के आपसे प्रश्न पूछेगा क्या, तो आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या टिक करेंगे, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। ये प्रश्न बता दें आपका कि बीपीएससी TRE 3.0 में जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ, उस पेपर में आपका, ठीक है, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ था। यहां से ये नहीं बोला गया था घनत्व का, लेकिन क्या पूछ दिया था कि आपेक्षिक घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए गाड़ी के रेडिएटर में गाड़ी के मशीन को ठंडा रखने के लिए उसके अंदर जल भरा जाता है। किस वजह से? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के कारण, ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के कारण। तो देखिए एक चीज आया इसमें आपका विशिष्ट ऊष्मा, इनको जानिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को उत्पन्न करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। अतः इसी ऊष्मा को कम करने के लिए उसके अंदर क्या करता है, तो जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर में बोला गया है नाभिक में उपस्थित होता है। तो किसके नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित रहता है, तो आप सभी को पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, वो भी किस में, माइनस में। तो नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं इसको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और कौन रहते हैं, तो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परमाणु का संपूर्ण भार उसके कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है। अतः हम उसका परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की सहायता से ज्ञात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आइए अब आप लोग देख लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो रहता ही है, बट तीसरा ऑप्शन देखिए न्यूक्लियॉन लिखा हुआ है। न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी की मदद से आप प्रश्न संख्या 7 को भी सोल्व कर लीजिए। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, तो देख लीजिए हम अभी आपको लिख दिए हैं। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 प्लस में लेना है -19 कूलम, यानी
ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन 4 में भी यही लिखा गया है, ठीक है, तो आप 4 भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग वैसे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जिस प्रश्न को आपको सोल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब 8 की ओर चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए लिखा है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसमें बताना है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या। NH4NO3 सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे, तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कितना होता है। तो आप नाइट्रोजन देखिए इसमें टोटल कितना है, तो 2, एक नाइट्रोजन का 14 होता है और है कितने, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन है, जिसमें एक हाइड्रोजन का 1, 4 का तो 4 से मल्टीपल, एक ऑक्सीजन का होता है 16, है कितने, तो 3। तो देखिए 14 दूने 28 हो गया, प्लस 4 और 16 तिया 48 हो गया। सबको जोड़िए 8 4 12 8 20 रह गया कितना, 2, 4 2 6 6 2 हो गया 8। यानी अमोनियम नाइट्रेट का आणविक भार जो निकल करके आया है वो कितना है, 80 ग्राम। जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है तो N2 की मात्रा कितनी आया है, तो देख लीजिए N2 की मात्रा क्या है, तो 28 ग्राम है। अब इनका परसेंटेज चाहिए तो आपको 28 बटे टोटल कितना है 80 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीपल, तो 0 काट दीजिए, 2 से हो गया 4 और 2 से हो जाएंगे 5, 4 से काटेंगे तो 7, 7 गुने 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। यानी अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 35% है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। तो देखिए सापेक्ष द्रव्यमान पूछा है, कहने का मतलब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बता दें कि इसी को हम लोग बूझा चूनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, बूझा चूने के नाम से। इसी को क्लोरीन गैस के साथ जोड़कर अभिक्रिया कर दीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन जाएगा CaOCl2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका पूछ क्या रहा है इनका, तो सापेक्ष द्रव्यमान कैल्शियम का होता है 40, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, ये कितने हैं, तो 2 हैं सब। ठीक है, तो 2 से गुने कर लेंगे, 16 1 17 गुने 2 कितने हो जाएंगे 34, तो जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 74 यूनिट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर कितना, ये प्रश्न संख्या कितना, तो 10 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र आप सभी को पता होगा Na2CO3 होता है। तो जिस तरह से आपने इसका वैल्यू निकाला तो उसी तरह से आप भी इनका वैल्यू निकालेंगे। तो सोडियम का हो जाएगा 23, एक है 23 तो 2 है तो 46, एक कार्बन है तो कितने 12, एक ऑक्सीजन 16 है कितने 3 तो 48 हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 8 2 10 तो 16 6, एक रह गया 5 1 6 6 4 10 हो जाएंगे। तो 100 कितने ग्राम, तो 6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका 11 से बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो आप लोग इनका जवाब देंगे। ठीक है, प्रश्न है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिनियस, विलियम गॉड, तीसरा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, चौथा है रामदेव मिश्रा।
ठीक है, तो आप लोग बताएंगे श्वेत क्रांति का जनक। तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे बढ़िए। तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा बीरबल साहनी, तीसरा रामदेव मिश्रा, चौथा ऑप्शन नन है। तो जल्दी बताएंगे आपका 12 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? तो 12 का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएंगे कौन? तो बीरबल साहनी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? तो सही हो जाएंगे। जल्दी बताएंगे कि टीकाकरण की खोज किसने किया है? टीकाकरण की खोज किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने। तो टीकाकरण का जनक किसे माना जाएगा तब? तो एडवर्ड जेनर को माना जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। देखिए 14 नंबर का अगर प्रश्न आपने डील कर लिया तो सोचिए एक नहीं आप 4 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। पहला एपी कल्चर, ठीक है, इसमें आपको चुनना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया आपका कौन? एपी कल्चर। पता है ना मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर दोनों सही है। पीसी कल्चर जल्दी बताएंगे पीसी कल्चर क्या कहलाता है? जबकि हॉर्टिकल्चर फूलों का क्या है? तो अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाएंगे? हॉर्टिकल्चर। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, गलत है, ये आपका हो जाएगा अंगूर उत्पादन। ठीक है, पीसी कल्चर क्या है? तो अंगूर का उत्पादन। आप लोगों के लिए एक प्रश्न लास्ट, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि माइकोलॉजी में किनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे, सेट मारे होंगे तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिला होगा। ठीक है, तो ये था आपका साइंस का टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके साथ हम कई अदर प्रश्न का भी सॉल्यूशन किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग इसी तरह के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।